चलो सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, प्रिय विद्यार्थियों और नरेंद्र कोचिंग और मेरे स्वयं अनिल कुमार खेदर से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, मैं मेरे चैनल पर और संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे नियमित रूप से जो टॉपिक हैं जो अति महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी एग्जामों से लेकर बड़ी एग्जामों तक, वही टॉपिक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि हर दिन या 2-3 दिन में 2-4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के क्लियर कर सकें। आपके द्वारा किए गए कमेंट, दिया गया स्नेह, हमेशा इस स्नेह के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। चलो पॉइंट 2 हम बिंदु पर आते हैं और पहला बिंदु जो हम शुरुआत करते हैं उस बिंदु के रूप में 1857 की क्रांति चल रहा था। कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि डूंगला नामक एक गांव था जहां पर नीमच में जब क्रांति हुई थी 3 जून को, तो 40 स्त्री बच्चों को, जो अंग्रेजी परिवार के बच्चे थे, उनको वहां पर क्रांतिकारियों से बचाकर वहां रखा गया था। वहां पर गोकुल चंद मेहता नामक व्यक्ति थे, उसको उनकी सुरक्षा दी गई थी या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब स्वरूप सिंह को इस बात का पता चला तो उनको वहां से जो पिछोला झील जो आपकी है उसके किनारे जगमंदिर और जगनिवास महल जो है वहां पर रखा गया था। ये बातें हमारी कल आपसे हो चुकी थी। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं और वो दूसरी क्रांति के रूप में आपका जो संचालन होता है वो भरतपुर में क्रांति का आगाज था। 31 मई 1857 ईस्वी को भरतपुर क्षेत्र के मोरीसन नाम के व्यक्ति थे। तो क्रांति का अगला आगाज है, यहाँ पर कोई छावनी तो नहीं थी। 31 मई 1857 और क्षेत्र का नाम है भरतपुर, और भरतपुर क्षेत्र में मोरीसन नाम के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये थे। यहाँ पर विद्रोह करने वाली जाति जो थी वो विद्रोह करने वाली जाति 2 थी। एक तो मेव जाति थी और दूसरी जाति कौन सी थी? गुर्जर जाति थी। तो गुर्जर और मेव जाति ने यहाँ पर विद्रोह किया था और कहा था कि यहाँ के शासक जो थे, भरतपुर क्षेत्र के जो मोरिसन्स नाम के जो अधिकारी यहाँ पर थे, वो यहाँ से चल जाकर कहाँ चले गए थे? ग्वालियर चले गए थे। और यहाँ पर ये क्रांति का एक भव्य आगाज हुआ था जो एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा किया गया था, मेव जाति, और उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगली क्रांति के रूप में जो शुरुआत हुई थी वो क्रांति के रूप में आपका जोधपुर की क्रांति आप जिसको कह सकते हो, या जोधपुर के साथ आप उसका एक नाम ले सकते हो जिसका नाम है एरियनपुरा, और तीसरे शब्द में आप उसको एक शब्द के रूप में ले सकते हो जिसका नाम है आहुआ। जोधपुर के पहले राजा जो थे वो मानसिंह थे। मैंने क्रांति के टाइम में आपको शुरुआत में बता दिया था कि मानसिंह थे वो अंग्रेजों के प्रिय नहीं थे, ये अंग्रेजों को चाहते नहीं थे। मानसिंह जो थे ये उनकी रणनीति में नहीं आने वाले थे। लेकिन मानसिंह के बाद जो शासक बने थे, मानसिंह के दत्तक पुत्र थे, वो कौन बने थे? तख्त सिंह बने थे। और तख्त सिंह कहाँ से थे? इड्र के रहने वाले थे, क्योंकि इनके दत्तक पुत्र थे तो ये इड्र के रहने वाले थे। इसलिए क्या हुआ कि तख्त सिंह जब शासक बने तो उसने सभी प्रशासनिक पदों पर, ऊंचे पदों पर इड्र के लोगों को या उस क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया, जिससे राजदरबार के जो अन्य लोग थे वो उससे क्या थे? रुष्ट थे, नाराज थे। फिर दूसरी चीज, यहाँ पर एक छावनी बहुत क्रांतिकारियों की प्रसिद्ध थी और वो क्रांतिकारियों की प्रसिद्ध थी, उसका नाम था एरियनपुरा। जो एरियनपुरा जो क्षेत्र है ये पाली में है। देखो एक नाम है कि इसमें जितने भी युद्ध भूमि आएंगे एरियनपुरा, सारी चीजें जो आएंगी वो टोटल की टोटल चीजें कहाँ की होंगी? पाली की होंगी। तो यहाँ पर आपको एक शब्द लिखना पड़ेगा एरियनपुरा, और एरियनपुरा पाली में है और तख्त सिंह अंग्रेजों के बिल्कुल समर्थक हैं। और एरियनपुरा पाली के जो क्रांतिकारी हैं वो क्रांतिकारी कौन है? जिसका नाम है आहुआ का ठाकुर और उसका नाम है कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, वो क्रांतिकारियों के मसीहा थे और यहाँ पर उनका जो राजनीतिक क्षेत्र था वो संचालित हो रहा था। देखिए अगले बिंदु के रूप में क्या आता है कि एरियनपुरा जो क्षेत्र था, उस एरियनपुरा पर जो क्रांतिकारी गतिविधियों को देखरेख के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मैक
मोहक था या मैकमोहन्स था। ये मैकमोहक यहाँ पर क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, यहाँ पर इस समय मौजूद था। एरियन पूरा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण यहाँ पर कुछ कार्रवाई की गई थी। और उस कार्रवाई में क्या किया गया था, पहली बार तख्त सिंह के समर्थक में यहाँ पर सेना भेजी गई थी। तो यहाँ पर जो सेना भेजी गई थी तो वो भेजी गई किसमें, हेतिकेट, फिर दूसरे रूप में कौन था, ओनार सिंह। ओनार सिंह के साथ कौन कौन था, राजमहल सिंह। और ये ओनार सिंह और राजमहल जो सेनापति थे किसके, सेनापति थे किसके, तख्त सिंह के सेनापति थे। और हेतिकेट था, ये ब्रिटिश अधिकारी था। हेतिकेट कौन था, ये ब्रिटिश अधिकारी था। ये जब अपनी सेना लेकर चले, यानी कि हेतिकेट, ओनार सिंह, राजमहल, तो एक संघर्ष यहाँ उनके बीच हुआ था और उस संघर्ष का नाम था 8 सितंबर 1857 और उस युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। अब एक बात तो याद ही कि बिथोड़ा युद्ध भूमि कहाँ है, तो पाली में है। ये कौन से क्षेत्र में आती है, पाली क्षेत्र में आती है। बिथोड़ा क्षेत्र जो आता है वो पाली में आता है। तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ और इस बिथोड़ा के युद्ध में ओनार सिंह सहित छिंत्र आदमी तख्त सिंह के मारे गए। किसके सहित भाई, ओनार सिंह सहित छिंत्र आदमी, इसके अंतर्गत छिंत्र व्यक्ति शहीद हो गए थे, जिनमें मुख्य शहीद होने वाला ओनार सिंह था, राजमहल था, छिंत्र आदमी शहीद हो गए। और ये मुख्य कारण था कि हेतिकेट को अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे या इस युद्ध से उसे पीछे हटना पड़ा था। उस समय यहाँ के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शिवनाथ सिंह। और शिवनाथ सिंह जो सामंत थे या शिवनाथ सिंह थे, उसने एक नारा दिया था उस समय, चलो दिल्ली, और दूसरा दिया उसने मारो फिरंगी। ये शब्द उसने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगर इस शब्द का अर्थ यूं कर दिया जाए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी में दिल्ली चलो शब्द कर दिया जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा। अगर इसको आप यूं कर देते हो, दिल्ली चलो, तो यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। और ये नारा कहाँ से दिया था, सिंगापुर से दिया था। और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो मैं तुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने कहाँ दिया था, मलेशिया में दिया था। तो यानी ये दोनों नारे शिवनाथ सिंह ने दिए, मारो फिरंगी के नारे उसके द्वारा दिए गए। फिरंगी शब्द यहाँ पर अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस दूसरे संघर्ष में क्या हुआ कि दूसरी बार आहुआ के जो कुशाल सिंह थे उसके विरुद्ध दूसरा युद्ध हुआ। और वो युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर सन 1857 ईस्वी। इसे इतिहास में क्या कहते हैं, चेलावास का युद्ध कहते हैं। चेलावास का युद्ध, गोरे काले का युद्ध, या इसको आप कह सकते हैं कि एरियनपुरा का सेकेंड युद्ध। गोरे काले का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ये चेलावास युद्ध भूमि भी आपकी कहाँ पर आती है, पाली में आती है। 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत जो यानी एक तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, वो कर रहे थे आहुआ के कुशाल सिंह, इसका नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरी तरफ से इसका जो नेतृत्व जो था वो कर रहे थे कौन, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंतर्गत मेकामोन्स जो थे, ये मेकामोन्स गलतीवश कहाँ चले गए, आहुआ के किले में चले गए। कहाँ चले गए, किले में चले गए। कौन से किले में चले गए, आहुआ के किले में चले गए। कौन चले गए, मेकामोन्स चले गए। अब जब मेकामोन्स वहां पर उस किले के अंतर्गत चले गए थे तो उसकी क्या काट दी थी, मुंडी काट कर किले पर लटका दी थी। किले पर लटका दी थी यानी उसकी मुंडी जो थी वो काट दी थी और काट कर उसके किले पर लटका दी थी। तो मुंडी काटी गई तो मैकमोहन्स की है। लेकिन अगर यहाँ पर यह कह दिया जाए कि उसकी मुंडी काटकर पूरे शहर में घुमाई किसके द्वारा की गई है, तो उसकी मुंडी काटकर जो घुमाई गई है वो नारायण सिंह के द्वारा और भवानी सिंह के द्वारा कोटा में घुमाई गई थी। तो मुंडी को काटकर घुमाने वाले व्यक्ति जो रहे वो नारायण सिंह नामक व्यक्ति रहे। और मुंडी काट के लटकाई किसकी गई है, मैकमोहन्स की मुंडी लटकाई गई है। यहाँ पर एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गई थी कि जो मैकमोहन्स की जो मुंडी कटी थी, जो यानी कि
किले पर लटकाई गई थी। तो ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश सत्ता का एक बड़े स्तर के ऊपर इसका क्या होना शुरू हो गया था, विरोध शुरू होना शुरू हो गया था कि भाई यहाँ पर एक बड़े स्तर के ऊपर जो है एक टूटी और बांक काटेंगे, बाकिया मुंडी काट के लटकाएंगे, ऐसे कुछ उक्तियां बहुत उस समय प्रसिद्ध हो गई थी। कहा जाता है कि इस युद्ध संघर्ष के बाद अहुआ के कुशाल सिंह थे, वो अंग्रेजों की नजर में आ गए थे। और जब वो अंग्रेजों की नजर में आ गए थे तो एक स्वाभाविक परिस्थिति थी कि अब उसे यहाँ से ये जगह परिवर्तन करनी पड़ सकती है। इसलिए क्या हुआ कि इस बात की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, पालनपुर नाम की जगह थी और पालनपुर के साथ एक बटालियन इनकी थी नसीराबाद, और नसीराबाद और पालनपुर की दो संयुक्त सेनाएं एक साथ की। पालनपुर और नसीराबाद की संयुक्त सेना को किसको सौंपा गया था, ब्रिगेडियर होम्स को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, ब्रिगेडियर होम्स को एक कार्य सौंपा गया था कि आप अहुआ जाइए और यानी कि इस क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर आप रोक लगाइए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पालनपुर और नसीराबाद यहाँ पर ब्रिगेडियर होम्स को सौंपा गया। ये कार्य कब सौंपा गया उसको, जनवरी सन 1857 ईस्वी को ये कार्य सौंपा गया था, या जनवरी 1857 ईस्वी के अंतर्गत ये कार्य सौंपा गया था। तो इन दोनों सेनाओं के सामने फिर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को इस बात का पता था कि भाई अब सफल होना संभव नहीं है। इसलिए अहुआ के ठाकुर ने क्या किया कि लुम्बिनिया जो जगह थी, लुम्बिया या लुम्बिनिया के छोटे भाई थे जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। छोटे भाई थे, उसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह था। तो लुम्बिनिया के छोटे भाई पृथ्वी सिंह थे, उसको यहाँ पर अहुआ का शासन सौंप दिया। अहुआ का शासन सौंप दिया। शासन सौंप कर कहाँ चले गए, यानी कोठरिया के जोधराज सिंह के पास शरण पाई। किसके पास शरण पाई, कोठरिया के जोधराज सिंह के पास उसने क्या की, जोधराज सिंह के पास शरण पाई। किसने शरण पाई थी, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण पाई थी। लेकिन कोठरिया के जोधराज सिंह के पास भी थोड़े दिनों रहे और यहाँ से इन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया। कहाँ पर, सलूम्बर। और सलूम्बर के इस समय रावत कौन थे, केसरी सिंह थे। वहां पर केसरी सिंह के पास ये चले गए वहां पर। लेकिन इस समय अपने साथ एक देवी की मूर्ति लेके गए थे और उस देवी की मूर्ति का नाम क्या था, उस देवी की मूर्ति का नाम था सुगाली माता। कौन सी माता की मूर्ति लेके गए थे, सुगाली माता। सुगाली माता के 54 हाथ हैं और 12 उसके क्या हैं, मुंह हैं। ये सुगाली माता जो है ये काली माता का ही रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है, काली माता का रूप ही माना जाता है, या काली माता के रूप से इसको स्वीकार किया गया। दूसरी बात, ये जो काली माता है, जो सुगाली माता है, इसको क्या कहा जाता है, इतिहास में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। कुल देवी जिसको आप कह सकते हो, क्रांतिकारियों की देवी इसको कह सकते हो, क्रांतिकारियों की वैष्णव आप इसको कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है, नोटेड बिंदु ये आता है कि अगर आपसे सैनिकों की वैष्णव पूछी जाती है, सैनिकों की वैष्णव, तो आप लिखेंगे तनोट माता, या आप उसका नाम लिखेंगे रुमाली माता। तनोट माता, रुमाली माता। ये जो मंदिर आपका बना हुआ है, ये आपका जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत बना हुआ है, जहाँ पर इसका भव्य मंदिर भी है और उस मंदिर के अंतर्गत इसकी पूजा होती है। ज्यादातर ये बीएसएफ की वैष्णव कही जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कही जाती है। अगर यहाँ पर राजस्थान की वैष्णव शब्द का प्रयोग होता है तो राजस्थान की वैष्णव कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, अबुर्दा देवी को कहा जाता है। और अबुर्दा देवी का सुप्रसिद्ध जो मंदिर बना हुआ है, वो अबुर्दा देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है, सिरोही। क्योंकि सिरोही का जो पुराना नाम है वो भी क्या है, अबुर्द प्रदेश है। सिरोही का जो पुराना नाम है वो क्या आता है, अबुर्द प्रदेश के नाम से वो सिरोही है, वो प्रसिद्ध हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात आती है कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत ये जो ले गए थे, ये आपकी जो मूर्ति थी सुगाली माता की, इसको उस समय कहाँ रखा गया था, वांगड़ संग्रहालय में रखा गया था। कहाँ रखा गया, वांगड़ संग्रहालय में। और वर्तमान समय में ये कहाँ पर रखा गया, अजमेर जो संग्रहालय है, उस अजमेर संग्रहालय के अंतर्गत ये देवी जो है उसकी मूर्ति
रखी हुई है। कहा जाता है कि कुशाल सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। कुशाल सिंह पर क्या किया गया था? कुशाल सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मेजर टेलर आयोग, यानी मेजर टेलर आयोग के नाम से एक मुकदमा दर्ज किया गया, जांच आयोग बैठाया गया था। और उस जांच आयोग की रिपोर्ट चलने के बाद 8 मार्च सन 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह चंपावत ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। फिर इसको निर्दोष घोषित कर दिया था। यहाँ पर जब इस जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाली जो सेना थी उसका नाम क्या था? जोधपुर लीजन था। और जोधपुर लीजन को पूर्विया लीजन भी कहा जाता है, या इतिहास में इसका नाम पूर्विया लीजन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति जो है उसके अंतर्गत एरियनपुरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तख्त सिंह उनके पक्ष के अंतर्गत रहे हैं। जनता में तख्त सिंह के प्रति काफी असंतोष था। तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति का एक भव्य जो आगाज था वो एरियनपुरा का था। अगले क्रांतिकारी बिंदु के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो कौन सी चीज है? कोटा है। और उसे आप डिटेल से देखेंगे कि इस क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद में दूसरा घटनाक्रम आपका कौन सा आता है और कोटा क्षेत्र में आपको कैसे मिलते हैं। देखो, एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाता है, कोटा के इस समय शासक कौन थे? तो महारावल राम सिंह सेकंड थे। देखो, एक बात आती है, जयपुर के भी उस समय राम सिंह थे, लेकिन उसमें आता है सवाई राम सिंह सेकंड आता है और इसमें महारावल सेकंड आता है। कोटा में क्रांति का सर्वाधिक विकास हुआ है। राजस्थान में एक शब्द और लिखना पड़ेगा, राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक विकास पूछा जाए या सर्वाधिक विकसित रूप पूछा जाए तो विकसित रूप भी कहाँ आएगा? आपका कोटा में आएगा। ये दूसरी बात आपकी है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोर्ट में क्या लगते हैं? बटन लगते हैं। तो कोटा के अंतर्गत पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? बर्टन है। बर्टन के 2 पुत्र हैं जिसका नाम क्या? ऑर्थर, और दूसरे व्यक्ति कौन है? फ्रैंक है। ये दोनों पुत्र किसके हैं? बर्टन के 2 पुत्र हैं। यहाँ 2 डॉक्टर हैं जिसमें एक है स्टेनलर और दूसरा कोटम। ये 2 डॉक्टर थे कोटा के अंतर्गत जो प्रतिनिधि थे। ये दोनों किसके पुत्र हैं? बर्टन के पुत्र यहाँ पर मौजूद है, कार्यरत है। यहाँ पर कोटा में 2 क्रांतिकारी हैं। एक का नाम क्या है? जयदयाल सिंह। और ये जयदयाल सिंह हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कामा भरतपुर के रहने वाले हैं। और मेहराब खां करौली के रहने वाले हैं। तो ये कामा कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं। ये कामा वही भरतपुर है जहाँ पर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? मदन मोहन जी का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर। एक करौली में है और एक कामा में। दूसरे व्यक्ति थे मेहराब खां। ये मेहराब खां नामक व्यक्ति जो हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? ये करौली के थे। ये दोनों क्रांतिकारी जो थे ये उस समय संपूर्ण कोटा की क्रांतिकारी गतिविधियों की जो व्यवस्थाएं थी उनको संचालित कर रहे थे। ये जयदयाल नामक व्यक्ति थे, ये क्या थे? वकील थे। ये क्या थे? पेशे से वकील थे। और इस वकील ने संपूर्ण सुधारों के लिए हाड़ौती संघ का गठन किया था। हाड़ौती संघ का गठन जो इनके द्वारा किया गया था। लेकिन जो एक व्यक्ति और हैं आपके यहाँ पर जुड़े हुए, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? मेहराब खां। ये मेहराब खां नामक व्यक्ति ने यानी कि 2 पलटन बनाई थी। एक तो है नारायण पलटन और एक है भवानी पलटन। एक जो इनके अलावा भी थी जिसका नाम था पाइका पलटन। ये जो आपकी महत्वपूर्ण है, जिनमें महत्वपूर्ण योगदान जो इनका रहा है और सर्वश्रेष्ठ योगदान इन्हीं का रहा। तो आप यानी कोटा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आप पढ़ते हो तो कोटा में महारावल राम सिंह सेकंड शासक है। क्रांति का सर्वाधिक विकास हुआ कोटा में हुआ। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? बर्टन है। शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुई थी। बर्टन के पुत्र कौन थे? ऑर्थर और फ्रैंक थे।
सेंडलर और कोट्टम दो ईसाई डॉक्टर थे। जयदयाल सिंह यहाँ के क्रांतिकारी थे जो कामा भरतपुर से थे, और कामा भरतपुर में मदन मोहन जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और मेहराब खां का संबंध कहाँ से है? करौली से है। और वकील थे, हाड़ौती संघ की इसने क्या की थी? स्थापना की थी। भवानी पलटन, नारायणी पलटन ये नाम थी, पाइका पलटन। अगर ये तो पूछी जाए इनके तो संस्थापक कौन रहे हैं, तो मेहराब खां रहे हैं। लेकिन जयदयाल मेहराब खां ने दूसरी एक पलटन बनाई थी, उस पलटन का नाम क्या था? पाइका पलटन था। अब हुआ क्या, जो कैप्टन बर्टन थे इसे पता था कि कोटा में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं, तो बर्टन ने समाचार भेजा किसके पास? राम सिंह सेकंड के पास, कि आपके दो व्यक्ति हैं। कौन है दोनों व्यक्ति? एक जयदयाल सिंह और एक मेहराब खां, आप इन दोनों को हटाइए, ये दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो राम सिंह ने कहा हम हटा देंगे, लेकिन राम सिंह ने उस पर कोई काम नहीं किया। अब बर्टन जो थे उसके पास समाचार भेजा कि आप कोटा आइए और हम मंत्रणा करते हैं और इसमें सुधार करेंगे। लेकिन बर्टन को उस समय अपनी जान का खतरा था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, या मैं जाऊँगा तो मेरे साथ घटना घटित होगी, तो वो नहीं आना चाहते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर उसे लाने के लिए प्रयासरत कौन थे? वो तीन व्यक्ति थे। एक तो कौन चाहता था इसे लाने के लिए? मेहराब खान चाहता था कि भैया आए, फिर जयदयाल सिंह चाहता था कि आए, और हरदयाल सिंह, ये इस जयदयाल सिंह का भाई है, ये तो तीनों ही चाहते हैं कि भैया आए यहाँ पर, क्योंकि ये तो क्रांतिकारी है। लेकिन राम सिंह सेकंड है, वो इनको संतुष्ट कर रहा कि नहीं ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, मैं संतुष्ट कर दूंगा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। लेकिन बर्टन कैसे आए? फिर बर्टन आया कैसे? बर्टन के आने के पीछे ये था कि उस समय राम सिंह सेकंड के वकील थे नंद किशोर। इस बात को थोड़ा गौर से देखना कि राम सिंह जो सेकंड है और राम सिंह सेकंड के वकील थे, इसके पर्सनल वकील थे नंद किशोर, और नंद किशोर नामक व्यक्ति जो इसके पर्सनल थे, उस नंद किशोर नामक व्यक्ति ने इसे आने का निमंत्रण दिया। नंद किशोर को क्या दिया? निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया? बर्टन को निमंत्रण दिया। राम सिंह सेकंड के वकील नंद किशोर ने कि आप आइए, क्रांति का इतना आपके साथ कोई बात नहीं होगी, ये बात कही गई। क्योंकि उसने क्या कहा कि जो मेहराब खां है, उस मेहराब खां को किसकी शपथ दिला दी गई है? कुरान की शपथ दिलाई गई है। क्या दिलाई गई है? कुरान की शपथ दिलाई गई है। ये बात किसने कही थी? मेहराब खां ने कही। ये बात नंद किशोर ने कही। किसको? राम सिंह सेकंड की ओर से बर्टन को कही कि मेहराब खां को हमने कुरान की शपथ दिला दी है, और जयदयाल से भी हमने, और हम आपको आपकी सुरक्षा की क्या देते हैं? गारंटी देते हैं कि आपके साथ कोई घटना नहीं घटित होगी, किसी तरीके से आपके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। कहा जाता है कि 15 अक्टूबर को जब लॉर्ड मेजर बर्टन आए तो यानी जगह जगह पर तांडव नृत्य हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ? बर्टन की मुंडी काटी, कोट्टम की हत्या की, स्टेंडर की हत्या की, ऑर्थर की हत्या की, फ्रैंक की हत्या की, सबकी हत्या कर दी थी। और इसमें बर्टन की मुंडी काटकर भवानी सिंह और दूसरे व्यक्ति कौन थे? नारायणी सिंह, इन्होंने मुंडी काटकर पूरे शहर में उसको घुमाया था। एक इस तरीके का निर्मम रूप यहाँ पर क्रांति ने ले लिया था, जो एक क्रांति के लिए शोभा नहीं देता है, एक क्रांति के लिए अच्छी बात नहीं थी, ऐसा उन्होंने वहां पर कर दिया था। और ये निर्मम रूप क्यों लिया? क्योंकि उस समय जयदयाल, मेहराब खां और हरदयाल सिंह ने यह अफवाह फैलाई थी, एक प्रपत्र तैयार किया था, उसमें यह कहा कि हमारे पास जो आटा खाने के लिए आता है उसमें हमारे धार्मिक पशुओं की हड्डियों का चूर्ण आता है। दूसरी अफवाह यह फैलाई कि जो राइफल्स हमारे पास आ रही हैं, उन राइफल्स के ऊपर जो कारतूस लगे होते हैं वो मुस्लिम वाली पर सुअर और हिंदू वाली पर गाय की सुअर की चर्बी के कारतूस लगे हुए होते हैं, और हमें उनसे मुँह से खोलना पड़ता है। इसलिए जब हम उनको मुँह से खोलते हैं तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट होता है। इसलिए वो उन्होंने क्या किया था कि इस धर्म भ्रष्ट होने का जो बात कहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में जो था वो आगे संचालन के रूप में किया था। इस तरीके से क्या हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो कोटा के अंतर्गत बहुत ज्यादा स्तर के ऊपर बढ़ चुकी थी। अब कोटा के राम सिंह सेकंड थे,
वो भी घबरा गए, क्योंकि इधर से कोटम स्लेंडर, ऑर्थर, फ्रैंक, ये तो दो तो पुत्री थे बर्टन के, ये कोटम स्लेंडर डॉक्टर थे, मुंडी काट ही दी थी और पूरे शहर में घुमा दी थी। तो अब ये घटना बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर जा चुकी थी, बड़े स्तर के अंतर्गत ये बढ़ चुकी थी। अब अगला देखिए, अब ये जब बड़े स्तर के ऊपर बढ़ चुकी थी क्रांतिकारी गतिविधियां, तो कोटा में क्या हुआ था? कोटा के अंतर्गत जो राम सिंह सेकंड थे, उस राम सिंह सेकंड को क्या किया था? नजरबंद कर दिया था और राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया था। जो महारावल राम सिंह सेकंड थे, महारावल राम सिंह सेकंड, और ये महारावल राम सिंह सेकंड थे, उसको बंदी बना लिया गया था। और बंदी किसने बनाया था भाई? जयदयाल और मेहराब खां ने बनाया था। किसने? जयदयाल जो कामा भरतपुर वाले हैं, मेहराब खां जो करौली के हैं, इन्होंने इसको बंदी बना लिया था। राम सिंह सेकंड को 6 माह तक बंदी रखा, लेकिन राम सिंह सेकंड को किसने छुटवाया था? इस समय करौली के शासक थे, और करौली के शासक कौन हुआ करते थे? मदन पाल सिंह हुआ करते थे। और मदन पाल सिंह ने इसको छुटवाया था, और मदन पाल सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए मदन पाल सिंह से खुश होकर GCIS ग्रेट कमांडर इंडियन स्टार की पदवी से सम्मानित किया, जिसको आप कह सकते हो ग्रेट कमांडर इंडियन स्टार की पदवी से सम्मानित किया। मदन पाल सिंह को 17 तोपों की सलामी स्वीकार की गई, तोपों की सलामी दी गई। और पहले 17 तोपों की सलामी किसके पास थी? कोटा के पास थी। और कोटा की अब कितनी कर दी? 13 कर दी। पहले 13 किसकी थी? करौली की थी। पहले करौली की 13 थी, उसे बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी। और 17 कोटा की थी, उसे घटा के 13 कर दी। सर्वाधिक राजस्थान में तोपों की सलामी 21 तोपें उदयपुर की थी, मेवाड़ की थी। और 101 तोपों की सलामी महारानी जो विक्टोरिया थी, उसको 101 तोपों की सलामी उसके अंतर्गत दी जाती थी। ये उस समय जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत संचालित हुआ था, या उन सर्वश्रेष्ठ रूप से इनका संचालन हुआ था। तो ये आपका दूसरा घटनाक्रम है। लेकिन जब क्रांति बढ़ चुकी थी, तो कोटा की क्रांति के बाद 58 में एक समझौता हुआ मथुरेश जी के मंदिर में, गोसाई मंत्र की मध्यस्थता में। कौन से मंदिर में? मथुरेश जी के मंदिर में एक समझौता हुआ। और मथुरेश जी के मंदिर में जो एक समझौता हुआ था, वो किसमें? गोसाई जी संत की मध्यस्थता में हुआ था। और उसके अंतर्गत क्या हुआ था? कोटा के व्यापारी मंडल पर 2 रुपए जुर्माने किए गए, और कोटा पर 15 लाख का जुर्माना किया गया था। लेकिन इसे बाद में शिथिल कर दिया गया था, इसको कुछ कम कर दिया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रांतिकारी गतिविधियों में हो सकता है ऐसा घटनाक्रम, तो हमें यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए। ये क्रांतिकारी गतिविधियों का अगला संचालन आपका जो चल रहा था, वो एरियनपुरा क्षेत्र से चल रहा था। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां थी। धौलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ, वो 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ। यहाँ पर देवी गुज्जर जो थे, उसके बाद रामचंद्र थे, हीरालाल थे। तो यानी कि अगला जो हुआ कब हुआ? 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ। और यहाँ पर देवी गुज्जर नाम के व्यक्ति ने, या रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे, हीरालाल नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। धौलपुर के अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियां जो भी थी, जो आने वाले व्यक्ति थे वो बाहर से आए थे, ग्वालियर से यहाँ पर पधारे थे, वो क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन इसी तरीके से राजस्थान का पहला शहीद अमरचंद भाटिया, भामाशाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं। और एक प्रश्न आपका आता है कि अरनोद प्रतापगढ़ में बरूचला नामक स्थान पर जो एरियनपुरा का एक स्मारक बनाया गया था, वो स्मारक भी काफ़ी प्रतिष्ठित था, जो वीरों के स्मारक के रूप में प्रसिद्ध था। तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, कोठरिया के जोधराज सिंह थे, लुम्बिनिया के पृथ्वी सिंह थे, सलुम्बर के केसरी सिंह थे, आसोपा के अजीत सिंह थे, गुल्लर के बिशन सिंह थे, गुल्लर जो नागौर के अंतर्गत है। तो ये अलग अलग सामंत जागीरदार थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब क्रांति के 2 बिंदु आपके बचे हैं, एक तो आपका जयपुर और आपका जो बीकानेर है, तात्या टोपे का क्या योगदान रहा है
वो हम आपको अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ मेरी क्लास आपको अच्छी पसंद आई होगी। आज के 2 टॉपिक रहे, कोटा और एलियन। पूरा गहराई से इनको पढ़ना, पूरे ध्यान से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमियों को बताना और यूं ही आपका समय बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।